जो हमें सिखाया जाता था कि पत्रकारिता का जो मेन पर्पस है वो है पब्लिक रिलीज। मगर आप जहाँ पे अभी भी देखेंगे बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका काम ये हो गया है कि जो दिखता है वो दिखा। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे सिस्टमिक एक सिस्टम हमने बना रहे हैं कि अब हम शहर के अमीर लोगों की बात करेंगे, बाकी इस देश में जो लोग हैं वो हमें बातें नहीं करते। तो महिला का सिर्फ 4 मुद्दे नहीं है, जो कोई मुद्दे इस दुनिया में है वो सारे मुद्दे हर महिला के हैं। पलायन के साथ जो है खेती किसानी में क्या तकलीफें हो रही है वो भी है। पलायन ये भी है कि आपके साथ दंगे हो गए इसलिए आप चले आए। पलायन ये भी है कि आप जब नई जगह पे आए आपके घर किस तरीके का मिला। सईदा जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये काम वो 12 से 16 घंटे हर रोज करती है, उसके बावजूद उन्हें दिहाड़ी का 1/5वां हिस्सा ही उनको मिलता है। नमस्कार साथियों, शीट्स ऑफ रूल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ नेहा जी हैं, हमारी बहुत अच्छी साथी है, दोस्त हैं, हम आपसे बहुत सीखते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल शीट्स ऑफ रूल इंडिया में। और बहुत बधाई आपको आपकी इस नई किताब के लिए, द मेनी लाइफ्स ऑफ साइदा एक्स। तो बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने किताब के बारे में। दीदी थैंक यू। बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं आपसे इसके बारे में बात कर रही हूँ। इंडिया के पिछले 30 साल में जो भी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जो भी पिछले 30 साल की हिस्ट्री है, वो एक वर्किंग क्लास अर्बन जगह में रहने वाली गरीब मजदूर महिला की आंखों से जो इंडिया उसने देखा है पिछले 30 साल में, उसके बारे में है। ये नॉन फिक्शन किताब है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखने की कोशिश करी है। सईदा जिनका नाम है, सईदा एक वीवर थी बनारस में, और वो बनारसी साड़ी की वीविंग का काम करती थी। मगर 1990 के दशक में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ और इसके बाद बनारस में कुछ दंगे हुए जिसमें उनकी जो तागा था वो जला दिया गया। जलाने के बाद इनको काम नहीं मिला, इनके पति बहुत एक्सपर्ट लीडर थे, इनको काम नहीं मिला, उन्होंने चावल मिल में काम करने की कोशिश करी मगर वहां पे भी काम नहीं चला। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में पलायन किया। तो पिछले 1995 से लेकर 2020 उन्होंने करीब 50 काम किए उनके साल में। और उस 50 साल में बेसिकली उन्होंने पीस रेट वर्कर की तरह काम किया, जैसे ILO होम बेस्ड वर्कर की तरह। तो पीस रेट वर्कर के बारे में ये बताना चाहूंगी कि इंडिया में जितनी भी महिलाएं काम कर रही है, सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में काम करती है वो है खेती किसानी। मगर खेती किसानी के बाद जिस सेक्टर में काम करती है वो पीस रेट वर्क है। सईदा भी इसी में काम करते हैं और पीस रेट वर्कर को हर 12 दर्जन के हिसाब से पैसे मिलता है। तो जब वो 144 पीस बनाती है किसी चीज की तो उनको पैसे मिलता है। उन्होंने जो काम किए थोड़े बता देती हूँ। जैसे उन्होंने हेलमेट के पार्ट बनाए, प्रेशर कुकर के पार्ट बनाए, साइकिल ब्रेक वायर बनाया, बिजली चिपकाने का काम किया, पेन पेंसिल की पैटर्न का काम किया, असेंबली का काम किया, बच्चों के वॉकर है उनकी पन्नी थी असेंबली के लिए। उन्होंने चाय की छन्नी बनाई, उन्होंने अगरबत्तियां बनाई, उन्होंने जो भी हमारे त्योहारों में सामान आता है, करवा चौथ में करवे आ रहे हैं या दिवाली में जो लाइटें बन रही है, क्रिसमस में जो हम सजाने की चीजें बनाते हैं, जब नया साल आता है और बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होता है कि स्टेशनरी की पैकिंग का काम, मूडी चेस बनाने का काम, इलेक्शन की जो सारी चीजें होती है, की रिंग और फ्लैग्स ये बनाने का काम, इस तरीके के उन्होंने 50 काम किए। मगर मैं इसलिए बता रही हूँ कि सईदा जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये काम वो 12 से 16 घंटे हर रोज करती है, उसके बावजूद उन्हें दिहाड़ी का 1/5वां हिस्सा ही उनको मिलता है। तो ये बेसिकली किताब में मैंने देखने की कोशिश की। आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रही है और ग्रामीण मुद्दों पे काम कर रही है। आपने सोशल जस्टिस और या क्राइम पे काफी काम किया है, पर आपने शायदा को क्यों चुना? आपके मन में ऐसा क्यों ख्याल आया कि हमें शायदा पे भी लिखना चाहिए? ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या मोमेंट था जब आप स्टोरी करेंगे, या आप इस स्टोरी से कैसे कनेक्ट हो पाए, क्यों आपको लगा कि
नीतू, थैंक यू इस सवाल के लिए। और इस सवाल का जवाब शायद आपने भी बहुत झेला है, इसमें आप जानती हुए कि जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम जैसे मैं पिछले 17 साल से पत्रकार, शुरुआत में 5 साल मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम, हर जगह पे क्या हो रहा है, हर जो हमें सिखाया जाता था कि पत्रकारिता का जो मेन पर्पस है वो है पब्लिक रिलीज। मगर आप जहाँ भी अभी भी देखेंगे बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका काम ये हो गया है कि जो बिकता है वो दिखा। तो हम लोगों को भी जैसे एक जगह पे एक न्यूज चैनल में मैं काम करती थी, वहां पे बताया गया कि भाई आज से आपको अर्बन रिच लोगों के लिए रिपोर्टिंग करनी है, यानी शहर में रहने वाले अमीर लोगों के लिए ही उनको जो पसंद आए वो रिपोर्टिंग करनी है। और जिस तरह की रिपोर्टिंग हमने सीखी थी कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात करना है, किसानी थी लोगों का क्या हाल हो रहेगा, उसकी जगह एकदम खत्म हो रहा है। तो क्योंकि एक तरीके से न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे सिस्टमिक एक सिस्टम हमने बना रहे हैं कि अब हम शहर के अमीर लोगों की बात करेंगे, बाकी इस देश में जो लोग हैं वो हमें बातें नहीं करते। इस स्थिति में आप फिर आपको भी लगता है कि ये तो पत्रकारिता हमने सीखी है। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं भी कुछ चीजों पर रिपोर्ट कर सकूं जो हमने एक्चुअली पत्रकारिता के बारे में सीखा था। तो सईदा, क्योंकि शहर में रहने वाले बहुत सारे पलायन करके जो लोग आते हैं, वो किस परिस्थिति में रहते हैं, और जब भी उनकी बात भी होती है तो जैसे पलायन करने वाला मजदूर, इसकी एक इमेज एक आदमी की भी है, मगर औरतें भी आती हैं, औरतें भी करती हैं। तो इसलिए मैं इस पे रिपोर्ट करना चाह रही थी। और दूसरी ये भी बात है, एक हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे औरतों के भी जो कहा जाता है ना, औरतों के मुद्दे, जैसे कि पलायन औरतों का मुद्दा नहीं है, जैसे कि मजदूरों के अधिकार औरतों का मुद्दा नहीं है, इस तरीके से जो, तो उसके प्रति भी एक चिड़ के हिसाब से भी हमने रिपोर्टिंग करी। तो सईदा की बात इसलिए आ गई क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे जब 2013 में हुए थे तो बहुत सारी महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा हुई थी। और तो जब उन लोगों ने केस फाइल किया और फाइल करने के बाद जब वो वापस आई, तो उन्हें, जिन्होंने उनके साथ हिंसा करी थी, इनके खेतों में वापस काम करने वाले। तो मेरी भी ये कोशिश थी कि अगर आप महिला की बात कर रहे हैं ना, तो महिला का सिर्फ 4 मुद्दे नहीं है, जो कोई मुद्दे इस दुनिया में हो वो सारे मुद्दे हर महिला के हैं। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं ये चीज देख पाऊँ। तो बीते कई महीनों से मैं आपके बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रही हूँ, इस किताब से रिलेटेड बहुत सारे आपके इंटरव्यू हुए हैं। तो मैं आपकी किताब के अंदर के सवालों से ना जाके मैं थोड़े से बाहर के सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपसे देख रहे हैं हमारे कहने के माध्यम से, खासकर युवा पीढ़ी जो रिपोर्टिंग कर रही है या मैं खुद भी ग्राउंड पे जा रही हूँ, तो कैसे एक कहानी को रिपोर्टिंग करते वक्त हमें किताब में तब्दील कर पाए, इसके लिए कितना वक्त लगता है, किन खास बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, और आपने खुद इस किताब में कितना वक्त लगाया है, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आई हैं, हर कोई लिखता है, पर एक गहराई के साथ किताब आए और बहुत रिसर्च बेस्ड है, बहुत हर कोई फील करे साइडा से जुड़ी अपनी कहानी, तो फिर आपके मैं शुरू में ही ये बात कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही बेकार एग्जाम्पल हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने बहुत वक्त लिया और शायद इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, मगर मेरी खुद की खामियों की वजह से शायद मुझे 9 साल लग गए। मगर 2-4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हर पत्रकार को किताब लिखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर जगह जगह जा रहे हैं, अपनी आंखों से चीजें देखते हैं, आप 10 तरीके के लोगों से बात कर रहे हो, तो आपकी जो समझ है दुनिया को लेके वो बहुत ही ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए ये है कि कोई चीज खराब है, कोई चीज अच्छी हो, उसके बीच में भी कोई एक जगह है जिसको देखने की पत्रकारों में एक तरीके की स्किल है। 4-5 चीजें जो ध्यान रखने की जरूरत है, आप जो भी देखते हैं उसको मत हलाइए, ठीक है, वो कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा। आप आज 2024 में आप अपने 2018 के नोट्स देखेंगे, कोई चीज आपके काम आ जाएगी। दूसरी चीज ये है, हमेशा 2 डॉक्यूमेंट रखिए जिसमें आप स्टोरी आइडियाज लिखते रहोगे। सिर्फ स्टोरी आइडिया होना या करना ठीक है, मगर आप किसी को 1-2 लाइन में लिख देते हैं ना, तो आपको आपका दिमाग लगातार उस पर काम करना है। तीसरा सबसे चीज है कि बुक प्रपोजल लिखिए, और प्रपोजल लिखना जो है टाइम लेगा, कि किस बारे में आप लिख रहे हैं,
उसको लिखना शुरू करिए, 1 डेढ़ साल लगता है, और सिर्फ एक चीज के बारे में किताब नहीं हो सकती है। किताब जितना ओवरलैप करेगी, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, और वो हम सब देखते हैं। जैसे आप बात कर रही हो ना, हम बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन सिर्फ पलायन नहीं है, पलायन के साथ जो है खेती किसानी में क्या तकलीफें हो रही है वो भी है। पलायन ये भी है कि आपके साथ दंगे हो गए इसलिए आप चले आए। पलायन ये भी है कि आप जब नई जगह पे आए, आपके घर किस तरीके का मिला। हमने किताब का नाम रखा है सईदा एक्स, क्योंकि एक सईदा नहीं है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, बहुत सारी सईदा है जो हमारी जिंदगी को इनेबल करती है। अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैं कोई पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी किसी सईदा ने बनाया है। अगर मैं ये साड़ी लेके बैठी हूँ, वो भी किसी सईदा ने बनाई है। हर चीज जो हमारे आसपास है वो बहुत सारी सईदाएं बना रही है, जिनकी कहीं पे कोई बातचीत नहीं है। जैसे किताब में बहुत सारी महिलाएं हैं, सईदा तो बीवर है, उनकी ये कहानी है। सईदा की जो बेटी है रेशमी, वो एक वक्त में वो मॉल में काम कर रही है। तो मैंने एक चैप्टर में देखने की कोशिश करी है कि मॉल वर्कर्स के ऊपर क्या होता है। तो यंग लोगों में आजकल के यंग यंग जिस रेशमा का था, मेरी मम्मी 30वीं का काम करके हम नहीं करेंगे, हम तो मॉल में काम करेंगे, जैसे यंग लोगों की क्या एस्पिरेशन है। मगर मॉल में जाके उनको 12 घंटे खड़े रहना है, और उनकी तनख्वाह में 9,000 रुपये, जो मिनिमम वेज भी होता है ना, एक मिनिमम दिहाड़ी देते हैं, या मिनिमम जो उनको तनख्वाह मिलना चाहिए वो नहीं मिला। साथ साथ मॉल वर्कर्स में क्या है, जैसे रेशमा बताती थी कि उनके मॉल में कैंटीन नहीं थी, तो और सिर्फ फूड कोर्ट है। तो आप खाना नहीं लाए हैं, तो आपको मॉल से बाहर जाके आप खरीद नहीं सकते। आपको मानी फूड कोर्ट से खरीदना पड़ेगा, जो 50-60 रुपए का बर्गर आपको मिल रहा है, और आपको तनख्वाह मिल रही है 9,000 रुपए। तो आपका अगर आप खाना दे गए तो आपने खा लिया, वरना पूरे दिन आप खाली पेट खेलते रहेगा। या ग्रेचुटी रख लेते हैं, किस तरह की चेकिंग होती है। रेशमा जैसे बाथरूम क्लीनर का काम करती थी वहाँ में, तो उनको कहा गया था कि तुम, तो किसी औरत को उन्होंने मेकअप करते हुए देखी या 2 सेकंड ज्यादा, तो उनको डांट पड़ गई। रेशमा की कॉलीग ने वही बाथरूम यूज कर लिया, तो उसको डांट पड़ गई। उसी तरह से एक और है किताब में, जिनका नाम है निशा रेडियो वाला। उनका नाम रेडियो वाले इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज नोएडा में बन रही थी, तो वो जानबूझ के कम उम्र की लड़कियां ढूंढ से थे काम करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ जो है तेजी से चलते थे और सॉफ्ट होते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक की एंटी ने, टीवी की एंटी ने से बना बनाया। तो निशा का ये था कि उनके पूरे घर वाले उनकी तनख्वाह पे निर्भर थे। तो निशा का क्या हाल है वो कोई नहीं सोचता था, अगर निशा आके पैसे दे दे। निशा भी शादी करना चाहती है, मगर निशा की कोई शादी नहीं करना चाहती। एक और है ललिता किताब है, वो बिहार से आई है। वो भी सईदा की तरह एक वक्त में बादाम छीलने का काम कर रही है। वो मूसाहार पीने की सुन कि जब रणवीर सिन्हा की जो अपर कास्ट मिलिशिया की जो वायलेंस कर रही थी, जब ललिता प्रेग्नेंट हुई, और क्योंकि रणवीर सिन्हा से प्रेग्नेंट औरतों पे ज्यादा अटैक होते थे, तब वो भाग के दिल्ली आ, मगर उनके पति ने कहा कि आ तो गई, मगर अब अच्छी घर की लड़की बनो, अच्छे घर की औरत बनो, और बाहर काम ना, मगर घर में है कड़की। तो किस तरह से ललिता छुपके काम करती है। तो वर्कर की एक ये भी बात जरूरी है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं, लोग कहते हैं ना कि इतना औरतों का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कम हो गया, मगर आप जहां भी नजर उठा के देखिए औरतें काम कर रही है। तो कैसे कोई कह सकता है कि नहीं काम कर रही है। तो जो पेड वर्क है, उसके लिए औरतों को खुद भी समझ पाना कि हम काम करके हमें पैसे मिलना चाहिए। एक पत्रकार के तौर पे या एक इंसान के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, अगर हम आपसे जानना चाहें बहुत संक्षिप्त में तो, कि ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये हमें किस ओर ले जाती है, जरा बताएं। अगर 2 लाइन में कहूँ कि ये किताब आप पढ़ें, और इसलिए पढ़ें क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी हमारी जिंदगी में, जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमें सहूलियतें मिल रही हैं, ये बहुत सारी सईदा और उनकी कुर्बानियां हैं, जो बहुत ही कम पैसे में ये चीजें हमारे लिए उपलब्ध करा रही है। और हमारे आसपास जो एक मीडिया का ढांचा है, इसमें सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, जो फिल्में भी हम देखते हैं, जो बातें भी हम करते हैं, जो इंस्टाग्राम की रीलें भी देखते हैं, इसमें कहीं भी
ये लार्ज सेक्शन ऑफ औरतों का कहीं भी कोई विवरण नहीं है। तो ये भूल जाना कि जिन्होंने हम हमारी जिंदगी या डेली बेसिस पे वो चलवा रहे हैं, उनका ही विवरण नहीं है, बस उनको याद रखने के लिए अगर आप ये किताब पढ़ सकें और देख सकें कि वो क्या क्या चीजों में आपकी जिंदगी में योगदान देते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी। बस आपसे एक आखिरी सवाल कि बहुत खूबसूरत किताब है और आपने जिस संगीतिकी के साथ किताब के बारे में बताया और कितने सारे पहलुओं को आपने सिर्फ एक साइडर के जरिए बतौने की कोशिश की है, चाहे वो घर से बाहर निकलने की उसकी जर्नी हो, चाहे वो मेकअप करने की जर्नी हो, चाहे वॉशरूम यूज करने की हो, चाहे वो छुआछूत भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, हमने बहुत सारे पहलुओं को आपने खोला है। इतनी खूबसूरत किताब इंग्लिश में आई है और ज़रूर मुझे लगता है कि यूपी की किताब है और हमारी ज़्यादातर आबादी हिंदी भाषी राष्ट्र है। और अगर हम इस किताब को पढ़ना चाहें तो बस आपसे जानना चाहते हैं क्या इसका हिंदी में ट्रांसलेशन आने का कुछ प्लान है क्या आपका है? ताकि एक तो कि आपका जो मैसेज है मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तक पहुँचे और मुझे लगता है किसी जो कहानियाँ हैं जो मुद्दे हैं तो शायद हर महिला भी जो पढ़ी लिखी है वो पढ़ना चाहेगी। नीतू थैंक यू। हिंदी में आ रही है, हिंदी में ट्रांसलेशन का काम शुरू हो गया है, अगले 5-6 महीने में आ जाएगी और मलयालम और तेलुगु में भी जल्दी आ रही है। तो इन 3 भाषाओं में अभी आ रही है, मराठी में अभी काम चल रहा है। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि किताब और लैंग्वेजेस में आए और उस फॉर्म में आए कि वो सबके लिए आसानी से वो लोग खरीद सके, कम रेट पर आए और सबको उपलब्ध हो पाए। ये कोशिश हमारी, ये कोशिश है कि क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें जब सारे पहिए चलेंगे तो पूरा पहिया आगे। एज अ पत्रकार मैंने कोशिश करी है कि जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ औरतें हैं जिनकी बात नहीं होती है, वो कम से कम बाहर दुनिया तक दोबारा पहुंचे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली इंसान की इस बारे में, बहुत लोग काम करते हैं, बहुत एक्टिविस्ट काम करते हैं और ये बातें करते हैं। एज अ पत्रकार मैं अपनी पावर इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं इसके बारे में बात कर सकती। अब जब सारे लोग बात करेंगे तब शायद सरिता की जिंदगी में कुछ चेंजेस सिर्फ एक किताब से नहीं। थैंक यू सो मच बात करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे किताब लिखने के लिए और मुझे लगता है शायद आपको जो पता चला होगा जिस पे किताब लिखी गई है उसके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बधाई आपकी किताब बहुत शुक्रिया।